अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और इस स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को पढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि अर्ली एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी और स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है। ठीक है, और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अप्रोच क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, और फिर उसके बाद हम स्कूल को समझेंगे और फिर इस तरह से हम क्रिमिनोलॉजी के सारे स्कूल्स को समझेंगे। अगर आपको ये अप्रोच और थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो और स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको क्रिमिनोलॉजी की सारी थ्योरीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। सो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ रहिएगा और इस इंशाल्लाह आपको आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखिए, आप हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं या फ़िलासफ़र जब किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको किसी एंगल से देखते हैं, किसी प्रॉब्लम को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्राइम है तो क्राइम एक सोसाइटल इशू है, सोसाइटी का ये एक इशू है, और इसको सॉल्व करने के लिए या इसको समझने के लिए, इसके कॉजेज़ को समझने के लिए और इस क्राइम के प्रॉब्लम को समझने के लिए जो वे इस्तेमाल की जाती है या जिस एंगल से इस क्राइम को देखा जाता है या इसके कॉजेज़ को जिस एंगल से देखा जाता है उसे कहते हैं अप्रोच। ठीक है, और जिस एंगल से आप उसको देखेंगे ऑब्वियसली आप उसी एंगल से ही उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, तो वो जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसे कहते हैं थ्योरी। ठीक है, तो अप्रोच क्या है? अप्रोच इज़ द वे ऑफ डीलिंग विद सर्टेन सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। और थ्योरी क्या है? थ्योरी इज़ अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड मेकिंग प्रिडिक्शन। मेन फंक्शन ऑफ थ्योरी क्या है? इज़ टू एक्सप्लेन अ फेनोमेना एंड आउटकम ऑफ द स्टडी अंडर पर्टिकुलर अप्रोच। ठीक है जी, तो होपफुली आपको अप्रोच और थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को लेके डिफरेंट फ़िलासफ़र्स उसके अगेंस्ट उसको किसी पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर स्टडी करते हैं और फिर उसको उसी अप्रोच के मुताबिक उसको एक्सप्लेन करते हैं और उस एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं थ्योरी। और फिर उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच को उसके साथ एग्री हो जाते हैं तो फिर वो उसी अप्रोच के मुताबिक मज़ीद वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ठीक है, तो स्कूल ऑफ थॉट क्या हुआ? अ सेट ऑफ आइडियाज़ और ओपिनियंस अबाउट सर्टेन सिचुएशन और अ प्रॉब्लम शेयर्ड बाय पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको मज़ीद अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं क्रिमिनोलॉजी के अंदर, तो आप ये देखें कि हम क्रिमिनोलॉजी की थीरीज़ के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं और इस यहाँ भी हम इसको पढ़ेंगे प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को, डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट को। जब क्राइम को एज अ प्रॉब्लम स्टडी करने लगे और इसके कॉजेज़ को और इसकी प्रिवेंशंस को फाइंड आउट करने लगे, तो क्या हुआ कि जो सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट आया क्रिमिनोलॉजी के अंदर उसे कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। सीज़र लम्ब्रोसो का वो स्कूल था, लेकिन इससे पहले क्राइम को लेके लोग इसके कॉजेज़ को किस तरह से लेते थे और उसकी प्रिवेंशंस को किस तरह से एक्सप्लेन करते थे, तो उस एरा को, वो मिडीवल पीरियड का टाइम था, तो उसके अंदर उस एरा को के अंदर इस स्कूल ऑफ थॉट को हम प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहेंगे। और वहाँ कॉज ऑफ क्राइम को वो बताया करते थे कि डायमंड्स जो हैं वो एक इंसान के ऊपर हावी होते हैं जिसकी वजह से इंसान क्राइम करता है। और प्रिवेंशन इसकी उन्होंने बताई कि अगर टॉर्चर किया जाए तो डेमन उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और फिर इस तरह से क्या होगा कि सोसाइटी से क्राइम भी निकल जाएगा। इस एक सोच के साथ उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर लोग इत्तेफाक करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि आगे जाके क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आता है और उनका मानना ये होता है कि इंसान जो है वो रैशनल है और वो कुछ भी करता है तो अपनी फ्री विल से करता है, कोई डायमन शैमन का चक्कर नहीं है, कोई डायमन उसके ऊपर आके उससे ज़बरदस्ती कोई क्राइम नहीं करवाता है। इस स्कूल ऑफ थॉट को फिर फर्दर आगे जाके
मज़ीद कॉज ऑफ क्राइम के अंदर पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट आया और उसके अंदर फिर बायोलॉजिकल थीरीज़ आई। तो उन्होंने कहा कि इंसान जो है वो अपने बायोलॉजिकल रीजंस के तहत क्राइम करता है। फिर साइकोलॉजिकल थीरीज़ आई। साइकोलॉजिकल थीरीज़ के अंदर बताया गया कि नहीं जी, इंसान को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी इंसान क्राइम करता है। फिर शिकागो स्कूल ऑफ थॉट पे सोशियोलॉजिकल थीरीज़ आई, उनके अंदर ये बताया गया कि इंसान जो क्राइम करता है वो सोशल रीजंस की वजह से क्राइम करता है। तो कॉज ऑफ क्राइम वहाँ पे बताया गया सोशल रीज़न। सो अगर हम ये देखें कि जो हमने पहला हमने जो मतलब हम देखें कि जो आपका प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर कॉज ऑफ क्राइम जो बताया गया वो डेमन्स बताए गए। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में इंसान की फ्री विल को कॉज ऑफ क्राइम बताया गया। और फिर इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कॉज ऑफ क्राइम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बताए गए। और फिर सोशोलॉजिकल थीरीज़ के अंदर आपको सोशोलॉजिकल कॉजेज़ बताए गए कॉज ऑफ क्राइम के अंदर। तो होपफुली आपको स्कूल ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। जो एडविन सुदरलैंड हैं, ठीक है, ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने पॉइंट आउट किया स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के मीनिंग्स कुछ इस तरह से बताए कि द सिस्टम ऑफ थॉट विच कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड theory of causation of crime and of policies of control implied in the theory of causation। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपका बस एक पर्टिकुलर सोच से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब अपनी अपनी थीरीज़ देते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कॉजेज़ के बारे में और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर उसके अंदर उसकी प्रिवेंशंस बताते हैं, पॉलिसीज़ बताते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। देयरफॉर अ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इम्प्लाइज द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्रिमिनोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं उनके अंदर हम जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी के अंदर, उनके अंदर 3 चीज़ें लाजमी होंगी, 3 पॉइंट्स लाजमी होंगे। और वो क्या है कि सबसे पहला ये है कि द एडहेरेंट्स ऑफ ईच स्कूल try to explain the causation of crime and criminal behavior in their own way, relying on the theory proposed by the exponent of that particular school। एडहेरेंट्स कहते हैं किसी भी सोच के सपोर्टर्स को, ठीक है, हर स्कूल के अंदर, ठीक है, और फिर इसके अंदर जो सपोर्टर्स होते हैं उस सोच के, वो क्या करते हैं, वो कॉजेशन ऑफ क्राइम के जो कॉजेज़ बताए हैं और जो क्रिमिनल बिहेवियर के जो कॉजेज़ बताए हैं उनको अपने वे के अंदर वो प्रपोज करते हैं। प्रोपाउंड का मतलब होता है प्रपोज करना, बाय द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स जो एडवोकेट भी वही होते हैं उसके, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ईच स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, हर स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या करता है, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये समझी कि इसके अंदर जो स्कूल के अंदर सबसे पहले जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो कॉज ऑफ क्राइम को एक पर्टिकुलर वे में समझाते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर क्रिमिनोलॉजी के वहाँ पे पनिशमेंट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो बताई गई होती हैं। और उसके अलावा थर्ड चीज़ क्या है कि उस पर्टिकुलर एरा के अंदर जो सोसाइटी का एटीट्यूड था इन क्राइम और क्रिमिनल्स को लेके, उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो इन अटेम्प्ट टू फाइंड अ रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम अ लार्ज नंबर ऑफ थीरीज हैव बीन प्रोपाउंडेड। वेरियस फैक्टर्स सच एज इवल सेपरेट, सिन, डिजीज, हेरिडिटी, इकोनॉमिक माल-एडजस्टमेंट एक्सेट्रा हैव बीन पुट फॉरवर्ड इधर सिंगली और टुगेदर टू एक्सप्लेन द क्रिमिनलिटी। मतलब ये है कि जब रैशनल एक्सप्लेनेशन यानी कि किस कॉज ऑफ क्राइम की जो एक रैशनल एक्सप्लेनेशन जब फाइंड आउट करने का सफ़र शुरू हुआ, तो इसके अंदर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अप्रोचेस के साथ इन कॉजेज़ को डिस्क्राइब किया है। तो फिर डेफिनेटली डिफरेंट थीरीज़ आनी थी। तो उन थीरीज़ के अंदर जिन जो फैक्टर्स बताए गए, हर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स बताए गए। कहीं पे इवल स्पिरिट को कॉज ऑफ क्राइम बताया गया, कहीं सिन को कॉज ऑफ क्राइम, कहीं डिजीज़ को कॉज ऑफ क्राइम बताया गया, कहीं हेरिडिटी को कॉज ऑफ क्राइम बताया गया और कहीं पे इकोनॉमिक माल एडजस्टमेंट को कॉज ऑफ क्राइम बताया गया। तो विद द एडवांस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, जैसे ही बिहेवियरल साइंसेज ने तरक्की की, मोनोजेनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट नो लॉन्गर वैलिड and the modern trend is to adopt an eclectic view about the genesis of crime। तो क्या हुआ कि जब जैसे ही behavioral sciences आई
एजुकेशन के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि डिस्कस ये किया गया कि आपकी जो मोनोजेनिक एक्सप्लेनेशन है, यानी कि जो सिंगल कॉज बताया गया, फ़र्ज़ करें कि आपको ये बताया गया है कि आपने लाइक अर्ली एक्सप्लेनेशंस के अंदर अगर किसी कहीं पे कॉज ऑफ क्राइम स्पिरिट बताया गया, इवल स्पिरिट बताया गया, कहीं पे सिन बताया गया, तो एक एक करके नहीं, क्राइम और क्रिमिनल्स को किसी एक अप्रोच के तहत नहीं देखना है, ठीक है। और क्या करना है, आपने तमाम अप्रोचेस को एक ही दफ़ा उसके ऊपर लगा के और फिर वहाँ से अपने रिज़ल्ट अखज़ करने हैं, ठीक है। तो सिंगली उसको नहीं करेंगे। मोनोजेनिक का मतलब होता है सिंगल अप्रोच, ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्यू होता है कि तमाम अप्रोचेस को इकट्ठा करके वहाँ पे लगाया जाए। और जेनेसिस का मतलब है कि ओरिजिन ऑफ क्राइम को, कॉज ऑफ क्राइम को, ठीक है। हाउएवर सम criminologists still tend to lay greater emphasis on physical traits in order to justify exclusive resort to correctional methods for the treatment of offender. In attempt to find a rational explanation of crime, large number of theories have been propounded. Various factors such as evil spirit, sin, disease, heredity, economic maladjustment, etc. have been put forward either singly or together to explain the criminality. Hopefully आपको ये समझ आ गया होगा। So early explanations के अंदर हम देखते हैं कि it has been generally expected that a systematic study of criminology was first taken by the Italian scholar. जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था उसे हम कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसके फाउंडर जो हैं वो कौन थे, सीजरे बुनसेना मर्चिस डी बेकेरिया, ठीक है। तो नॉर्मली हम इन्हें सीजरे बेकेरिया के नाम से जानते हैं। इनका जो पीरियड है वो 1938 से 1994 तक रहा। हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी वॉज दैट ही फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोसीडेड विद द स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स ऑन अ साइंटिफिक बेसिस and reached certain conclusions from the definite method of handling crime and criminals could be worked out. Thus, the theories of criminology or the schools of criminology are of a later origin. ये आपका अर्ली एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। अब इसके अंदर हम पहले स्कूल जो फर्स्ट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, इससे पहले वाले इससे पहले क्राइम को कैसे देखा जाता था मिडिवल पीरियड के अंदर, ठीक है, डार्क एजेस के अंदर, हम उसको स्टडी कर लेते हैं। उसे कहते हैं प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट या डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर क्या है कि इस प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी द डेमोनोलॉजिकल थ्योरी फ्लोरिश इन यूरोप विद द डोमिनेंस ऑफ चर्च एंड रिलीजन। उस दौर में क्या था, उस दौर में डोमिनेंस किसकी थी, उस दौर में डोमिनेंस थी चर्च और रिलीजन की। तो जो यूरोप के अंदर रिलीजियस हेड्स जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कर देते थे, उसी के ऊपर लोगों को बिलीव करना पड़ता था। रिलीजन वॉज एट पीक लेवल। There was no scientific explanations. There was belief of supreme power control, so and evil power influence, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वक्त बुलेट्स में आपको समझाने के लिए मैं आपको ये उसका ओवरव्यू दिया है। क्रिमिनोलिटी वाज कंसीडर्ड एज द लॉस ऑफ सेंस ऑफ मॉरलिटी। वहाँ पे क्रिमिनोलिटी जो है वो उसका कॉज क्या था, उसका कॉज ये था कि भाई जो डेविल्स हैं या डेमन्स हैं, वो जब किसी इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो इंसान के अंदर से सेंस ऑफ मॉरलिटी लूज़ कर जाता है वो, जिसकी वजह से वो इमोरल एक्टिविटीज़ करता है। और इसका जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताया टॉर्चर, ठीक है। तो आप देखें इसके अंदर तीनों पॉइंट्स पूरे आते हैं जो हमने पढ़े थे कि किसी भी क्रिमिनोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट के अंदर होते हैं, ठीक है, कि आपका कॉज ऑफ क्राइम क्या है, ठीक है, और उसकी प्रिवेंशन क्या है, और फिर उस पर्टिकुलर दौर में लोगों का उस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। सो डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी उस दौर में इट वॉज जनरली बिलीव्ड दैट अ मैन कमिट क्राइम ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्पिरिट कॉल्ड डेमन और डेविल। थस एन ऑफेंडर कमिट्स अ रॉन्गफुल एक्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन फ्री विल बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल सुपर पावर। वहाँ पे जो चीज़
उनके माइंड में थी वो ये थी कि इंसान जो भी क्राइम करता है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, अपनी फ्री विल से नहीं करता। इसी एक पॉइंट के ऊपर आके सीज़र बेक्वेरिया ने अपनी थ्योरी दी थी और फिर बताया था कि इंसान अपनी फ्री विल से काम कोई भी हरकत करता है, कोई भी काम करता है वो अपनी फ्री विल से करता है। खैर एनी हाउ, डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट का मानना यह था कि इंसान अपनी फ्री विल के साथ क्राइम नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है सम एक्सटर्नल सुपर पावर का। सो दस एन ऑफेंडर कमिट्स अ रॉन्गफुल एक्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन फ्री विल बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल सुपर पावर. So the period of 17th and 18th century in Europe was dominated by scholasticism of St. Thomas Aquinas. The dominance of religion in state activities was the chief characteristic of that time. ठीक है, तो state activities के अंदर जो religion है उसकी बहुत पीक लेवल की इंटरफेरेंस हुआ करती थी और उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हुआ करता था। इसी दौर के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर जो थिंकर्स थे लाइक हुब्स एंड लूक, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश में थे और सोशल एवोल्यूशन लेके आ रहे थे और इनका बड़ा हाथ है सोशल एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग एडवोकेटिंग सुप्रीमेसी ऑफ मोनार्क वाज हेल्ड इन ग्रेट एस्टीम। और उस दौर में जो मोनार्की थी, जो रूलर्स का डोमिनेंस था और फिर जो विद कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस हेड्स, वो एट पीक था। तो इसलिए जो कुछ रिलीजियस हेड्स कह दिया करते थे वो उन्हें मानना ही पड़ता था। एज साइंटिफिक नॉलेज वाज येट नॉन द कंसेप्ट ऑफ क्राइम वाज रेदर वेग। ठीक है, तो उस वक़्त साइंटिफिक नॉलेज जो है ना वो सामने नहीं आया था और इसलिए जो क्राइम का जो कॉन्सेप्ट है वो अनक्लियर भी था, मतलब क्लियर नहीं था उस दौर में। So there was a general belief that man by nature is simple and his actions are controlled by some superpower. It was generally believed that man commits crime due to the influence of some external spirit called demon or devil. Thus an offender commits a wrongful act not because of his own free will but due to the influence of some external superpower. No attempt were however made to probe into the real cause of crime. This demonological theory of criminality propounded by the exponents of pre-classical school knowledge acknowledged the omnipotence of spirit which they regarded as a great power. No attempt was however made to probe into the real cause of crime. This demonological theory of criminality propounded by exponents of pre-classical school acknowledged the omnipotence supremacy of spirit which they regarded as great power. The pre-classical considered crime and criminal as an evidence of fact that the individual was possessed of devil or demon, the only cure for which was testimony verification of the effectiveness of the spirit. तो पनिशमेंट्स क्या बताएगी इसके अंदर? प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कंसिडर्ड क्राइम एंड क्रिमिनल एज एन एविडेंस ऑफ फैक्ट दैट इंडिविजुअल वाज पोजेस्ड of devil or demon, the only cure for which was testimony of the effectiveness of the spirit. तो क्या करते थे वो वेरीफाई करते थे कि भाई इस शख्स ने क्राइम किया है या नहीं किया, और अगर इसने क्राइम किया है तो फिर इसके अंदर लाजमी स्पिरिट होगी, ईवल स्पिरिट होगी, तो उसके लिए उसको वर्शिप्स करनी पड़ती थी, सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती थी और ट्रायल से गुजरना पड़ता था। ट्रायल्स के अंदर क्या क्या होता था? ऑर्डरल्स बेसिकली कहते हैं आपको कि जो ट्रायल्स आपने देने होते हैं, ट्रायल्स किस किस्म के होते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं कि वर्शिप, सेक्रीफाइस एंड ऑर्डरल्स by water and fire were usually prescribed to specify the spirit and relieve the victim from its evil influence. Or an ordeal is an ancient manner of trial in criminal cases. एग्जाम्पल उनकी क्या थी? उनको रस्सा बांध के गले के अंदर और पत्थर बांध के पानी में फेंक दिया जाता था, आग में फेंक दिया जाता था, या फिर लोगों को आपस में जिसने इल्ज़ाम लगाया और जिस पे इल्ज़ाम लगा इनको आपस में लड़ाया जाता था और जो ज़िंदा बच जाता था वो उसकी जीत हो जाती थी। और वो ये कहते थे कि अगर तो जिसने जुर्म इल्ज़ाम लगाया है अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो मर जाएगा और लड़ाई के बाद, तो जो बच जाएगा वो सच्चा साबित हो जाएगा। तो ये साबित हो जाएगा क्राइम हुआ है या नहीं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।